कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि पहले की तरह आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो अभी अभी कंटिन्यूटी आपकी क्लासेस से रिलेटिव नहीं थी, है ना। आपको 12 बजे वाली क्लास भी नहीं मिल पा रही थी और आज शाम 6 बजे जो हमने इन्फॉर्मेशन दिया है पीबी के तहत, है ना, तो एक बस आपकी डेट आने वाली है क्योंकि सब कुछ प्रिपरेशन उन्होंने कर लिया है। 25-26 को उन्होंने पीबी को सब कुछ जो कंडक्ट करा रहे हैं वो सब कुछ दे देंगे। इसके बाद से एग्ज़ाम की डेट आ सकती है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पर प्रिपरेशन को लेकर के सभी लोग सीरियस हो जाइए, है ना, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आपको मालूम है कि मैं आपको 2 से 3 क्लास दे रही हूँ, है ना। रीज़न यही कि आप लोग बस समय का उस चीज़ का दुरुपयोग ना करें, है ना, सदुपयोग करें, ठीक है। चलिए, समय लौट कर नहीं आता है, ये सब कुछ आपको लिंक दी हुई है। तो आपको टेलीग्राम, ये आपकी जितनी भी लिंक है, आप पीडीएफ में अगर आप पाते हो, अगर आप पीडीएफ पाते हो इसका तो क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा, सभी की लिंक मिल जाएगी। चैनल के अबाउट में जाओगे तो वहाँ भी आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। तो ये सब मेरा सा छोटा सा सपना है आप सबके बीच के लिए, है ना। तो आप सब सहयोग कीजिए, आप सबकी संख्या बहुत कम रहती है ना। सभी लोग संख्या बरकरार रखिए, सभी को शेयर कर दीजिए एक बार आप मन लगा करके। जैसे कि आप सब जानते थे क्लासेस अभी बीच में नहीं हो पा रही थी, रीजन था मेरे पास, है ना। तो क्लास अब रहेंगी, है ना। चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन करने से पहले अपने माता पिता को याद कर लीजिए क्योंकि वही हमारे ईष्ट हैं, हमारे परमेश्वर हैं, है ना। चलिए, तो बाकी सभी खुश हैं, है ना। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सभी लोग प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। जो लोग नहीं किया अपने साथियों को क्लास शेयर कर दीजिए क्योंकि अभी वो वक्त है सिर्फ पढ़ाई का, है ना, क्योंकि आप कभी भी डेट आ सकती है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पर। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। आपको मालूम है कि जब डेवलपमेंट होता है, शारीरिक भी डेवलपमेंट होता है, मानसिक भी होता है, आपके बौद्धिक विकास भी होता है, सामाजिक होता है, सामाजिक हर एक प्रकार के एक डेवलपमेंट होता है ना। तो जो विकास का मुख्य रूप है वो कौन सा है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास तो ये होता है, आपको मालूम होता है। सामाजिक विकास भी होता है। जैसे सामाजिक विकास कहने का मतलब है कि आपके प्रति एक इमोशन, आप सामने वाले के प्रति इमोशन क्या रखते हो ना। सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक और चारित्रिक विकास भी होता है, लेकिन जनसंख्या विकास तथा भूमि नहीं होता। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, कौन सही नहीं की बात कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको जो डेवलपमेंट से रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं वो हर बार एग्जाम में आते हैं ना। जैसे आपका ये हो गया, कहना चाहिए कि एक सीक्वेंस हो गया ना, कौन सा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, ये सब क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है जो एक दिशाएं होती है डेवलपमेंट की, है ना, कि जो सेफेलोपोडल होती है, प्रॉक्सिमोपोडल होती है, शीर्षगामी और अधोगामी, है ना। एक सिर से पैर की ओर होती है और दूसरी केंद्र से बाहर की ओर होती है। 2 आपकी दिशाएं होती है डेवलपमेंट की। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथी भी जुड़ पाए, है ना। चलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। वह बच्चे, अभी थोड़ा लाइव क्लास के लिए जो हम सोच रहे थे, बस 2 या 3 दिन से देख लीजिए क्योंकि उसका जो सिस्टम है अभी बन नहीं पा रहा है ना। तो जैसे ही हो जाएगा हम आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं। कैसा माहौल है उनके घर का, प्रजातांत्रिक है ना। तो वहाँ पर अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं वो बच्चे। अधिक क्रियाशील और बहुमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, या फिर शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले होते हैं, या फिर कम क्रियाशील तथा कमजोर व्यक्तित्व वाले, या अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। आंसर कीजिए। आपको मालूम है कि प्रजातांत्रिक का मतलब, प्रजा का मतलब है कि प्रजातांत्रिक का मतलब है कि आपको आपके अकॉर्डिंग हो रहा है ना। जैसे क्या है आपका यहाँ पर प्रजातांत्रिक मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग, हर एक प्रजा के अकॉर्डिंग होता है ना, कि किसी सरकार के नहीं। प्रजातांत्रिक पर प्रजा के हिसाब से काम धाम हो रहा है ना। तो यहाँ पर जब बात की उस अन्य बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे आपके घर में प्रजातांत्रिक मतलब हर एक व्यक्ति की राय होती है ना। किसी किसी घर में ऐसा होता है कि वहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स की चलती है, बाकी हर एक बच्चों की नहीं चलती, लेकिन प्रजातांत्रिक मतलब हर एक व्यक्ति की चलती है ना। तो ये अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं। तो जो अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं वो अधिक एक्टिव होते हैं, है ना, अधिक एक्टिव होते हैं और बहुमुखी होते हैं। बहुमुखी मतलब होता है वो व्यक्तित्व जो होते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी होते हैं। तो जो आपके अंतर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व जो वाले व्यक्ति होते हैं वो सबके बारे में सोचते हैं ना। इसलिए यहाँ पर जो बच्चा क्योंकि प्रजातांत्रिक है तो घुल मिल करके रहा। आपको कहना चाहिए कि एक फैमिली है जो कि कहना चाहिए क्या है, खुले माहौल में रह रही है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा बच्चा और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो जाएगा, है ना। चलिए आपके बी सी डी नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर।
वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं तो कैसे ग्रस्त होते हैं। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर क्लासेस आपको फटाफट चल रहे, रिवीजन चल रहा है आपका, है ना, क्योंकि हमने क्लासेस कर ली है, सीडीपी कम से कम 20 से 22 क्लासेस हो चुकी है ना, तो आपकी ये रिवीजन है, आप लोग को सफिशिएंट, बाकी जितनी सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में डली हुई आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिए, है ना, आप सबके लिए यही है। तो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपको 30 में कम से कम 25 नंबर रखा हुआ है ना। हाँ, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। वे बालक, यहाँ पर क्या कह रहा है, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं तो वो कैसे ग्रस्त होती है, तो बताइए। यहाँ पर वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वो ग्रस्त होते हैं, किससे ग्रस्त होते हैं, आप डिस्फेजिया से, डिस्प्रैक्सिया से, डिसलैक्सिया से, डिस्कैल्कुलिया से, क्योंकि बोलने, सुनने, लिखने की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको मालूम है डिसलैक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से संबंधित होती है ना, डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ना। बाकी आपकी किस में होगी, क्योंकि वे बालक जो भाषा बोलने में, सुनने में, लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ना, तो वो किससे ग्रस्त होते हैं बताइए। तो यहाँ पर जो बाकी आपके जो कहना चाहिए कि आपका डिस्फेजिया है ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया ये भी नहीं होगा, डिसलैक्सिया यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी बात हो रही, बोलने की भी हो रही, सुनने की भी हो रही है, लिखने की भी हो रही है, समस्या प्रदर्शित की भी हो रही है, तो यहाँ पर ये डिसलैक्सिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन रखा गया है डिसलैक्सिया ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने अभी बात की है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ पढ़ने की जब बात आएगी तब भी डिसलैक्सिया होगा, है ना, पठन संबंधी जो विकार होगा वो भी आपका डिसलैक्सिया होगा, और जब बोलने, सुनने, लिखने की बात आएगी तब भी कहाँ पर होगा, डिसलैक्सिया संबंधित हो जाएगा, है ना। बोलने, क्योंकि आप बोलोगे तो मतलब कहीं ना कहीं लिखा हुई पढ़ी आपने, तब सुनोगे तो मतलब कहीं ना कहीं पढ़ी हुई भाषा भी आप सुन सकते हो, तो यहाँ पर सब कुछ क्या है, यहाँ पर डिसलैक्सिया से है ना। बाकी जब आएगी आपका एक्सप्रेस से संबंधित वो आपका डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा, है ना। तो ये सब बाकी भोजन संबंधी विकार में तो डिस्कैल्कुलिया आपको मालूम है। बाकी जब सबकी बात आए, एक साथ की बात आएगी तो डिसलैक्सिया हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर, निम्न से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। जो सिद्धांत है बाल विकास में इन्वायरमेंट के संबंधित रिलेटिव, तो कौन से यहाँ पर ऑप्शन है आपका जो आपका ये महत्व देता है, किससे, बाल विकास में वातावरण संबंधित, है ना। देखिए विकास क्रम की भी एक रूपता हो इसका सिद्धांत होता है, या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है, या परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। सभी लोग आंसर करें कि जो बाल विकास में वातावरण संबंधित कारक होते हैं वो किसको महत्व देते हैं, किस संबंधित कारक को ही महत्व देते हैं। तो विकास की क्रम की एक रूपता का सिद्धांत जो आपको कहता है, तो एक रूपता का मतलब है कि एक रूप ही जो विकास होते हैं हर एक व्यक्ति में, यानी कि आप मुंबई रह रहे हो, कोई दिल्ली रह रहा है तो उसका अलग विकास होगा और दूसरे का अलग, मतलब एक रूप का विकास होता है ना। जो आपका क्रम होता है वो सभी का एक ही रहता है, ये भी आपका नहीं होगा, है ना। ये दूसरी बात कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कह रहा है, तो ये भी आपका नहीं है ना। निरंतरता का सिद्धांत ये है कि जो आपका विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है ना। लेकिन जब यह बाल विकास में वातावरण संबंध कारक, वातावरण से मतलब कहीं एडजस्टमेंट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं परस्पर संबंधों की बात हो रही है, क्योंकि वातावरण में व्यक्तिगत आप अकेले नहीं हो, पेड़ पौधे भी हैं, व्यक्ति भी हैं, और भी अदर पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बाय द वे। तो इसलिए परस्पर संबंध का सिद्धांत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपकी डेट वर्ग 3 वालों की डेट कभी भी आ सकती है। आप लोग सीरियस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आपको यहाँ पर जीन पियाजे की थ्योरी बताई गई है, थॉर्नडाइक जी की थ्योरी बताई गई है ना, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ा दी गई, वाइगोत्स्की जी की थ्योरी पढ़ा दी। आप लोग रिवीजन कर लीजिए, और आपको जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है बिल्कुल आप बेझिझक बता सकते हो, ठीक। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पियाजे के अनुसार कौन सा ऐसा बच्चा होता है किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और विभेद करने लगता है। मतलब कहना चाहिए कि बच्चा क्या करने लगता है कि नहीं ये पानी है, ये दूध है ना। इन सबका फर्क अपने इन्वायरमेंट में, अपने माहौल में किस तरह से वो इन चीज़ों को डिफरेंस को पहचानने लगता है। कौन सी ऐसी अवस्थाएं होती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, या फिर इसी को संवेदी पेशी अवस्था कहती है, इंद्रिय जनित को ही, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, बताइए सभी लोग आंसर कीजिए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका। तो यहाँ पर इंद्रिय जनित जो गामक अवस्थाएं होती है आपकी जीन पियाजे के अनुसार पहली अवस्था होती है, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। ये कितने वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है ना ये। और जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगी तो 2 से 7 वर्ष आएगी, ये कितनी आएगी, 2 से 7 वर्ष आएगी, है ना। और जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगी 7 से 11 वर्ष आएगी, है ना। अमूर्त आएगी तो 11 से आगे की वर्ष, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो होता क्या है इनमें, जो ऐसी कौन सी एज होती है जिसमें बच्चा इसमें विभेद करने लगता है ना, किसमें परिवेश में और अपनी वस्तुओं को पहचानने में किसमें विभेद करता है। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इंद्रिय जनित की बात आएगी, संवेदी पेशी पहली अवस्था की जो बात है जिसमें बच्चा काफी छोटा होता है, इतना नहीं समझ पाता है ना। लेकिन जब पूर्व संक्रिया 2 से 7 वर्ष में आता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री यहाँ पर ऑपरेशन एज में आता है, सेकेंड स्टेज में आता है, तो बच्चा कुछ ना कुछ वो समझने लगता है कि ये पानी है ये दूध है ना, इतना वो डिफरेंस कर पाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हमने जीन पियाजे जी, कोहल बैगजी, बाइगोस्की जी के बारे में डिटेल में हमने सिर्फ स्पेशली क्लास ही लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैराथन क्लास में हमने लिया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, कौन सी अवस्थाओं में तर्क से संबंधित बच्चा जानने लगता है। तर्क की बात आएगी, प्रारंभिक तर्क की बात आएगी तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगा। और जब आपकी कहना चाहिए कि काफी डिटेल में जब उसको बच्चे को नॉलेज हो जाता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है, अमूर्त में होता है ना, किसमें होता है, अमूर्त में और एब्स्ट्रैक्ट एज में होता है, कॉन्क्रीट एज में नहीं। कॉन्क्रीट में हर एक चीज का प्रारंभ होता है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। बताइएगा, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो कि क्या करती है, बताइए। पहले एक यहाँ पर बताइए कि स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, या फिर छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहा है कि छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। जो निमोनिक्स एक व्यूह रचना होती है, ग्रुपिंग की एक संरचना है, तो ये किस प्रकार से है बताइए, आंसर कीजिए। तो ये क्या करती है, निमोनिक्स क्या करती है, एक स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है ना। ये क्या करती है, नई सूचनाओं को, जैसे आपने क्या किया 2+2 आप कहना चाहिए कि बाय द वे अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी या फिर बाइगोस्की जी की थ्योरी आपने पढ़ी, तो हमने आपको बता रखा है कि जो उनका पासवर्ड है वो क्या है, सोशल कॉन्टेक्ट है ना, सोशल कल्चर है, सामाजिक। जब संस्कृति की बात आएगी तो आपको बाइगोस्की जी को ध्यान आएगा है ना। तो ये आपकी क्या है, एक व्यू, एक स्मृति है। ये चीज को क्या करती है, सूचनाओं को आपने रखा था पहले कि हमने हाँ क्लास में हमने पढ़ रखा है ना, तो आपने ये चीज किया था, उसी चीज को आपने रिवीजन, हम जो क्लास में रिवीजन कर रहे हैं, तो आपने रिवीजन करने का मतलब क्या है, पुनः स्मरण कर रहे हैं चीजों को है ना, हमने जो पढ़ रखा है उसी का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट 100% राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपके साथीगण नहीं जुड़े हैं, सभी लोग को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ जाए है ना। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग ईमानदारी से शेयर करेंगे तो बेहतर होगा है ना। आप लोग अपना टारगेट बना करके कितने फ्रेंड्स हमको साथ में पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं क्या कर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट कराना नहीं, आपको मालूम है कि आने के 1 या 2 मिनट के बाद आप क्लास हम यहाँ पर अपना स्टार्ट कर लेते हैं ना, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ईमानदारी से आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, शेयर कर सकते हैं। मैं मेहनत करके कंटेंट ला रही हूँ है ना, मैं कितनी भी प्रॉब्लम में हूँ लेकिन मैं क्लास यहाँ पर हर हाल में लाती हूँ ना। बस 1 या 2 दिन से थोड़ा मिस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम थी है ना, मुझे भी वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था, तो आप लोगों को क्लास देना तो बिल्कुल असंभव था। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, इसके बाद मैं क्लास यहाँ पर ला पा रही हूँ है ना। चलिए देख लेते हैं। तो आप इन भावनाओं को समझिए और अपने सभी साथियों को जोड़ दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, संख्या देकर के मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी क्लास बनाने में थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ। वरना मैं भी आप सब की तरह ही फिर लगेगा नहीं यहाँ पर भाई मेरे फ्रेंड्स शेयर नहीं कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुझे भी अलग महसूस होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिएगा। वैसे आप सब करते नहीं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। आपको मालूम है कि वर्तमान जो आपका जो प्रेजेंट आपकी जो एजुकेशनल चल रही है ना, पॉलिसी जो चल रही है वो कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है ना कि टीचर सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा है ना। तो पहला है जो बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बिल्कुल ये आपको फोकस करता है। एनसीईआरटी 2005 कहता है बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। सेकंड कह रहा है बालक के मनोविज्ञान को समझना, बिल्कुल ये राइट है। बालक के जो मनोविज्ञान से मतलब बालक के मन के विज्ञान को, जो मन उसका कहता है, जिस तरह भावनाएं कहती है, जिस तरह एक्टिविटी करता है, उनकी भावनाओं को आप समझिए। ये आपका सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर, केवल तथ्य की बात कर रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा है ना, कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। क्या केवल शब्द को यूज करना है कहीं पर, ध्यान दीजिएगा। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर बालक की कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन राइट है। बाल केंद्रित के अकॉर्डिंग है ना, जो होगा नहीं क्या नहीं होगा, केवल की बात यहाँ पर हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है ना, केवल की बात कर रहा है, तो ये केवल आपका निगेटिव कर देता है, इसलिए ये आपका रॉन्ग होगा। यही पूछ क्या रखा है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो यही आपकी विशेषता नहीं है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी 2005 से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्या उसकी विशेषताएं, क्योंकि कुछ उसकी जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी फेमस है। जैसे आप उसने ने पहले क्या बताया है कि बच्चे को क्या करना है, रोड प्रणाली से मुक्त करना है ना, रटंत प्रणाली से मुक्त करना है, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर देना है, बच्चे को क्या करना है,
बाहर दुनिया से जोड़ना है ना, यहाँ पर सब कुछ ही उन्होंने एनसीईआरटी 2005 ने बता रखा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ज़्यादा बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत है वो क्या कहता है ना, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपको मालूम है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन जी ने, है ना। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने जी ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तो बहुकारक किसने दिया है? बताइए, बहुकारक किसने दिया है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत गार्डनर जी ने दिया, है ना। तो यहाँ पर सब ध्यान दीजिएगा कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, ठीक। चलिए, हमने ये डिटेल में थ्योरी पढ़ रखी है, बुद्धि की संबंधित क्लास जो हमने एक थ्योरी क्लास ली थी, ठीक है। तो आप लोग अगर क्लासेस नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीडीपी को देखेंगे, है ना। सभी क्लासेस से संबंधित, सभी सब्जेक्ट से संबंधित प्लेलिस्ट में क्लास है। तो आपको सीडीपी में देखोगे तो सीडीपी में सारी एक साथ आपको क्लिप मिल जाएंगी, सभी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी, है ना। चलिए देख लेते हैं बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता नहीं होती। क्या ये कहता है? या फिर कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं, जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। वो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहा है कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम मानसिक योग्यता, द्वितीय आपका विशिष्ट मानसिक योग्यता है ना। तो बताइए क्या राइट ऑप्शन का जो आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो क्या कहता है? बताइए। आपको मालूम है कि जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन ने दिया है ना, वो क्या बताते हैं? इसको जीएस फैक्टर क्या बताते हैं? जीएस फैक्टर बताते हैं। जीएस जनरल फैक्टर, एक स्पेसिफिक फैक्टर, है ना। एक आपका जनरल है, दूसरा स्पेसिफिक विशिष्ट। एक जनरल सामान्य योग्यता है बुद्धि की, और दूसरी क्या? स्पेसिफिक यानी विशिष्ट योग्यता है बुद्धि की, है ना। दो प्रकार के उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो जनरल में क्या होता है? क्योंकि जनरल सभी के जो सामान्य बुद्धि होती है वो सभी हर व्यक्ति में होती है ना, तो वो हर व्यक्ति में पाई जाती है। लेकिन जो स्पेसिफिक विशिष्ट योग्यता होती है, जैसे आपको क्या है कि कोई ऐसे रोल होंगे स्कूल टाइम पे कि जैसे मैथ्स एक स्पेशल सर ही बताते हैं, या शर्मा सर या शुक्ला सर जो भी सर पढ़ाते रहे, है ना, तो यहाँ पर एक स्पेशल हो जाएंगे। मतलब कहना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को विशिष्ट आप किसी एक व्यक्ति को ही मान सकते हो। जैसे मैथ की क्लास में अगर मैथ के सर क्लास ले रहे हैं तो आप मैम को जो आर्ट पढ़ा रही तो आप आर्ट को नहीं विशिष्ट कर सकते। यही वाले मैथ्स वाले सर हैं, मतलब उनकी भी एक विशिष्ट क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? वो मैथ्स पढ़ाने, इसलिए उनका क्या कहा है? स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी उनको बोला गया है, विशिष्ट योग्यता, है ना, जो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है ना। किसी का इंटरेस्ट हिंदी में होता है, किसी का इंटरेस्ट इंग्लिश में, किसी में मैथ्स में। इसलिए राइट ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या करा? सभी प्रकार का मानसिक कार्य, दो प्रकार की जितनी प्रकार बुद्धि होती है उनमें से दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, जिनमें क्या होता है? प्रथम मानसिक सामान्य योग्यता होती है बुद्धि की, और उसमें क्या होते हैं? दूसरे में क्या होते हैं? विशिष्ट योग्यता होती है, स्पेसिफिक विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी होती है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यहाँ पर सभी लोग आंसर कीजिएगा। जो साथी नए जुड़ते जा रहे हैं तो सभी को बता देती हूँ, पीबी का नया अपडेट आया है वर्ग 3 के लिए, है ना। तो आपके एग्जाम की डेट आने बस आ ही सकती है कभी नहीं, क्योंकि अपडेट कर दिया है। 53 आपके जो आपके स्टेट, आपके जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं आपके एमपी में, सब वहाँ पर कंडक्ट कराया, वहाँ पर काम स्टार्ट हो गया है ना। तो 28-29 तारीख के बीच में आपको डेट भी मिल जाएगी एग्जाम की। तो सभी लोग बस कमर कस के तैयारी में लग जाइए। सभी लोग अपने फ्रेंड्स को भी सूचित कर दीजिए, है ना। क्लासेस शेयर कर दिया कीजिए, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एक क्लास कितने लोगों का अच्छा कर सकती है, कितने लोगों का रिवीजन करा सकते हैं, कितने लोगों का भला हो सकता है। तो आप लोग कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ भी एक्टिव रहते हैं तो आप सभी लोग शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? आप क्या करते हैं? किसी कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में क्या आवश्यक, मतलब आपको क्या किया जाता है? मैथ्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है पढ़ाने के लिए क्लास में। तो आप क्या एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए, मतलब वहाँ पर क्या हो सके, एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण हो सके, तो उसके लिए आपके लिए क्या आवश्यक है? पहला क्या देखिए यहाँ पर, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए आपको, या फिर अपने वेतन का ज्ञान होना चाहिए, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान होना चाहिए, या इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। बताइए आपको कैसा ज्ञान होना चाहिए? आप मैथ्स के टीचर बनकर नए नए स्थानों पे कहीं गए हैं, तो आपको सफल होने के लिए आपके लिए जानना क्या जरूरी है? बताइए। तो आपको जो जरूरी है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बताएं, आंसर कीजिए सभी लोग आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या होता है, हर एक बच्चा क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर एक व्यक्ति में। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस जान पाओगे तभी उस बच्चे को पढ़ा पाओगे, ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। इसलिए
टीचर को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसका मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। टीचर को मतलब कहना चाहिए कि वहाँ पर गलत उस चीज़ का असर ना दिखाएं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं जान करके कि उसमें कहना चाहिए कि भिन्नताएं दिखाएं, है ना, भेदभाव करें नहीं। उसका जो टीचर का जानने का मकसद होता है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं को जानना इसलिए जरूरी होता है उनके लिए, क्योंकि बच्चे को उस हिसाब से फीडबैक दे सके, उसको पढ़ा सके, उसको समझ सके, है ना। राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ये लिंक जो क्या है आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सभी लोग जुड़ जाएं, टेलीग्राम में जुड़ जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, है ना, ताकि आपको जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट की जाती है सभी लोग यहाँ से जुड़ पाया करें, है ना। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शिक्षण की प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? विषय समस्याओं का, या फिर विषय शैक्षिक समस्याओं का, या फिर कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, या फिर शिक्षक समस्याओं का। आंसर कीजिए सभी लोग आंसर करें। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? जहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान है तो इसका उपयोग अति महत्वपूर्ण आपको मालूम है, लेकिन इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका अध्ययन जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में है ना। यहाँ पर कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, जो क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य होता है वो क्या होता है? जो कक्षाएं से संबंधित कोई आपकी पॉलिसी है, कोई कहना चाहिए कि कोई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम स्कूल संबंधी, है ना, कक्षा से संबंधित कोई भी संबंधित यहाँ पर प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान आएगा। राइट ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। तब तक आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, है ना, बता दीजिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना, डेली क्लास रहती है। यहाँ पर एक बार आपको 12 बजे क्लास मिलती है ना, जो सभी कॉमन आपको हिंदी भी मिलती है, आपको साइंस भी मिलती है, आपको संस्कृत भी मिलती है ना। फिर दूसरी क्लास आपको शाम को 6 बजे मिलती है, रात्रि के 9 बजे आपकी क्लासेस मिलती है ना। तो आपको 3 क्लासेस ओम शिव शक्ति क्लासेस आपको दे रहा है ना, विद पीडीएफ आपको मिल रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होता है? जो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे होते हैं, हस्तशिल्प का मतलब है अपने हाथों से करके सीखना, है ना। हस्त यानी हाथ, शिल्प यानी कला, है ना। हाथों की कला की शिक्षा देना उपयुक्त है या नहीं? देख लीजिए कौन से बच्चों को हाथों की शिक्षा देना उपयुक्त है। पहला सामान्य शिक्षार्थियों को देना है, या फिर पिछड़े शिक्षार्थियों को, या मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, या फिर प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। सभी लोग आंसर कीजिए किसको देना, हस्तशिल्प की जो शिक्षा देना है वो किसके लिए उपयुक्त होता है? सामान्य शिक्षार्थियों के लिए, या फिर पिछड़े के लिए, फिर मंदबुद्धि या प्रतिभाशाली। तो आपको मालूम है जो हस्तशिल्प की शिक्षा है ना, किसको देंगे हम? प्रतिभाशाली बच्चा तो ऑब्वियसली वो सब कुछ समझ रहा है ना। सामान्य विद्यार्थी भी समझ रहा है, मंदबुद्धि तो वो उतनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो देना किसको उपयुक्त है? पिछड़े शिक्षार्थी, क्योंकि पिछड़े शिक्षार्थी और बहुत विद्यार्थी एक साथ आपके आ जाएंगे, है ना। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हस्तशिल्प, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको आंसर क्या करना है? पिछड़े विद्यार्थियों को, है ना। आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना, भ्रमित नहीं होना, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। समावेशी शिक्षा में क्या निहितार्थ है? सामान्यीकरण है, या फिर असमायोजन है, या फिर संस्था युक्त शिक्षा है, या फिर विभाजन है? बताएं सभी लोग। समावेशी शिक्षा से में क्या निहितार्थ है? असमायोजन, बिल्कुल गलत बात है। समायोजन होना चाहिए। समायोजन का मतलब है साथ में मिलकर, असमायोजन मतलब ये तो अलग की बात हो। संस्था युक्त शिक्षा, क्या समावेशी शिक्षा में संस्था से संबंधित युक्त शिक्षा दी जाती है, या फिर विभाजन का मतलब है अलग अलग कर देना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर सामान्यीकरण होता, मतलब कि सभी को जनरलाइज सामान्य के तहत सभी को एक साथ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है ना। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। देखिए आंसर कीजिएगा सभी लोग। निम्न में से किसने नैतिक बुद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने। बताइए किसने 6 चरणों में 3 अवस्थाएं दी है और 6 चरण दिए, किसने दिए हैं? बताएं, आंसर कीजिए सभी लोग। तो ये किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। कौन दिया है? कोहलबर्ग। आपको हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लास में कोहलबर्ग ने दिया है कि उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सा बताया है? प्री कन्वेंशियल दिया है उन्होंने। पहला कौन सा प्रकार बताया? प्री कन्वेंशियल। दूसरा कन्वेंशियल,
है ना, दूसरा क्या है कन्वेंशियल है, तीसरा क्या है पोस्ट कन्वेंशियल, है ना। 3 प्रकार उन्होंने बताए, 3 अवस्थाएं बताई, इन 3 अवस्थाओं के 2-2 प्रकार बताए हैं, है ना। इनके तीनों के प्रकार से होते हैं 6, आपको 3 क्या हो जाएंगे आपके चरण हो जाएंगे। 3 अवस्थाएं, हर एक अवस्थाएं के 2-2 चरण है, इसलिए 6 आपको चरण मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जान लीजिए कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है तो वो कोई ज़्यादा खास नहीं है उसमें, मतलब कहना चाहिए कि आपको समझने वाली कॉमन सी बात है कि उसमें बच्चा होता है, कॉमन सी बात है कि एक बच्चा है जिसमें कोहलबर्ग जी उसको कथा सुनाते हैं, है ना। फिर बताते हैं कि हेंज की दुविधा इसमें काफ़ी फेमस हो गई, इसमें फेमस स्टोरी है ना। तो इसमें कोहलबर्ग जी बच्चे को सुनाते हैं हेंज की दुविधा क्या थी, कि उसको अपने बीबी को ज़रूरत थी मेडिसिन लाने की, तो वो चोरी किया, तो क्या चोरी सही था या नहीं, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको देखना डिटेल में थ्योरी पढ़ना है तो आप लोग CDP के प्रैक्टिस उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कोहलबर्ग से संबंधित सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने 6 चरणों में बताया था कि हर एक बच्चे अलग अलग उम्र में अलग अलग सोच को रखते हैं। पहली उम्र में बच्चा डरता है कि नहीं मम्मी पापा पिटाई करेंगे इसलिए काम करता है। दूसरी अवस्था में बच्चा क्या सोचता है कि अगर तूने काम ये नहीं किया तो मैंने भी, अदला बदली की भावनाएं हो जाती है। तीसरी अवस्थाओं में इस बच्चा क्या सोचता है कि नहीं हमको अच्छा काम करना है, माता पिता का हमारा नाम रोशन होगा। चौथी अवस्थाओं में यानी कि चरणों में क्या करता है बच्चा, चौथे चरण में बच्चों को नॉलेज हो जाता है, रूल का नॉलेज हो जाता है, जो भी लागू होता है नियम है कानून है सब कुछ उसको मालूम पड़ जाता है। अब 5वीं अवस्था में उस चीज़ को वो जो नियमों को जानता है उसको लागू करने लगता है। और 6वीं में जो सही होता है यूनिवर्सल होता है ट्रूथ होता है एथिक्स के बारे में वो कुछ बात करने लगता है। इसलिए कोहलबर्ग जी यहाँ पर, शायद मैंने आपका टाइम ज़्यादा लिया है, कोहलबर्ग जी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए सभी लोग आंसर कीजिए क्या होगा। स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की क्या है, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की शिक्षक बच्चों की शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य अधिकार। जो स्कूल समुदाय है स्कूल शिक्षक की शिक्षक बच्चों की शिक्षक अभिभावक की जो सफल आदर्श अधिगम का मुख्य आधार होता है। आदर्श का मतलब आदर्श ही होता, अधिगम का मतलब सीखना होता है ना। तो यहाँ पर उपयोगिता मुख्य आधार होता है, सहभागिता होता है, प्रेरणा होता है या फिर योजना होता है। बताएं सभी लोग क्या होगा। सभी लोग बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर सहभागिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहभागिता आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है जो मुख्य आधार होता है टीचर पेरेंट्स में, टीचर बच्चों में, टीचर में, तो ये किसका आधार होते हैं, ये आपके सहभागिता का आधार होते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्लास से रिलेटेड बिल्कुल मुझे आप मैसेज दे सकते हो, है ना। लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए, है ना। फेकोलॉजी यहाँ पर नहीं करना है, ना हमें ना आपको, है ना। चलिए और अपने सभी मित्रों को, आप लोग ईमानदारी से, आप लोग समझदार हैं काफ़ी, सभी लोग समझदार हैं, है ना। आप लोग एक भाभी टीचर हैं, है ना, तो आप बनने वाले हैं जल्द से ही। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि मैम को कोई प्रॉफिट नहीं है, मैम को बस शेयर करने के लिए कहते हैं। रीज़न यही है कि लोगों तक जाएगी, है ना। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो अकेले सफल नहीं हो जाता कभी भी, उसमें बहुत से फ्रेंड्स का, बहुत से साथियों का, बहुत अपनों का उसमें साथ होता है ना। इसलिए हर कोई तभी बढ़ पाता है। और आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल नहीं बढ़ सकती, है ना। आपको ये मालूम है आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। आपका सपोर्ट यही है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ अपना टाइम निकाल करके थोड़ा अपने फ्रेंड्स को भी इसको सूचित कर दीजिए। क्लास रिलेटिव आपकी जो एक्सपीरियंस कहता है, आपको जैसे समझ में आता है अपने साथियों को, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है। स्वयं के आकलन के लिए, उसके फीडबैक के लिए क्या आवश्यक होता है। पहला देख लीजिए केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, न कि अनुभवों का। सेकेंड ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों को समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हो। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव ना दें, ऐसे अनुभव दें जो उसमें संज्ञानात्मक गुणों को विकास करते हैं। फोर्थ शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया को महत्व ना दे। स्व आकलन का मतलब पहले क्या बताइए, हमने पढ़ा दिया है आपको यहाँ पर कि स्व आकलन है ना, यानी स्वयं के लिए आकलन, फिर स्वयं के समान आकलन, है ना। जिसे आप हमने असेसमेंट पढ़ा है ना, मूल्यांकन पढ़ा है, तो हमने देखा असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग होता है। इस टाइप के हमने सभी प्रकार के असेसमेंट को पढ़ रखा है ना। ये मॉर्निंग की 12 बजे क्लास में हमने कॉन्सेप्ट क्लास लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाएंगे CDP क्लास में या फिर RTET का जो यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, है ना। बताइए यहाँ पर स्व आकलन की प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक है।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा उसमें स्वाकलन का मतलब है बच्चे से आकलन, है ना। तो विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं ना, क्या है उसमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला क्या है, केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभवों का। ऐसी बात नहीं, केवल वर्ड आपको यूज नहीं करना है। रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों को समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हो, या फिर आपका फोर्थ यहाँ पर क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतर क्रिया ना करने को महत्व दे। क्या ऐसा ऑप्शन होगा, सभी लोग आंसर कीजिए, बताइए क्या राइट ऑप्शन ये होगा आपका या नहीं। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग हाँ ईमानदारी जरूर बढ़ते रहिए। बीच बीच में आप लोग जो नए साथी जुड़ते जा रहे होंगे उनको बता देती हूँ बार बार कि 12 बजे एक क्लास रहती है, दूसरी क्लास शाम 6 बजे और तीसरी क्लास रात ही 9 बजे रहती है। तो सभी लोग क्लास अटेंड किया कीजिए, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी क्या है, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल से क्या करते हैं, ये अंतःक्रिया करते हैं। तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। कैसी प्रक्रिया चलती है, सतत रूप से चलती है या फिर सामान्य रूप से या फिर विभाजित रूप से या फिर घर्षणात्मक रूप से, बताइए। जो क्या चलती है, सीखने की प्रक्रिया चलती है ना, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया चलती है वो किस टाइप की चलती है, तो वो सतत रूप से चलती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। सतत रूप का मतलब है कंटिन्यूअस, मतलब कि कंटिन्यू चलती रहती है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये टीचर और स्टूडेंट के बीच ये कंटिन्यू चलती रहती है, सतत रूप से चलती रहती है ना। ये आपका सीसी जैसे कंटिन्यूअस है ना, यहाँ पर कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, सतत व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पर सतत रूप जैसे हुआ हमेशा चलता रहता है, वैसे ही आपका सतत व्यापक भी सतत रूप से ये चीज चलता रहता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। देखिए विकास की शैशवावस्था में सांवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। विकास की शैशवावस्था है ना, क्या है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष, है ना। कि शैशवावस्था का जो सांवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है वो किससे संबंधित किया जाता है, साक्षात यानी इंटरव्यू के माध्यम से, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन मेथड से, अनुसंधान माध्यम से, या फिर वैज्ञानिक रूप से। किस रूप से सांवेगिक यहाँ पर विकास का अध्ययन किया जाएगा। शैशवावस्था की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, है ना। अवस्थाओं से संबंधित ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कौन सी अवस्था की बात हो रही है ना। चलिए क्योंकि हर एक अवस्थाओं के अलग अलग अपने डेवलपमेंट होते हैं, अलग अलग अपनी योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। तो यहाँ पर बात शैशवावस्था की हो रही है, तो शैशवावस्था में क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, शैशवावस्था बच्चा इंटरव्यू तो नहीं देगा, आपको ये भी मालूम है, अनुसंधान तो नहीं करेगा बच्चा, ये भी मालूम है, वैज्ञानिक रूप तो नहीं बन जाएगा बच्चा, इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। बी निरीक्षण विधि से हो जाएगा, क्योंकि निरीक्षण में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड में आप बच्चे की जो एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व कर लोगे, ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज़ का आप क्या करोगे, आप उस चीज़ का अध्ययन करेंगे, फिर उसके तहत आप उस चीज़ का उपचार करेंगे, है ना। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको ज़्यादा जल्दी तो नहीं लग रही है ना कि मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं, कोई शब्दों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि टाइपिंग छोटी लग रही, बड़ी लग रही, जो भी लग रही। आप लोग बहुत सारे साथियों को प्रीवियसली जो क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ एमपीटी टेट का प्रीवियस ईयर, तो उसमें शब्द संबंधी समस्या होती है, तो आप लोग तो कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। उसमें जो आप एग्जिट हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता बिल्कुल कमेंट करके बता दिया करिए हमको। दोनों भाषाओं में क्वेश्चन रहते हैं, है ना। चलिए आप लोग डेली सॉल्व किया कीजिए प्रीवियस ईयर, मैं डेली यहीं पर कंटेंट कराऊंगी, है ना। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड किया कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब पैटर्न वही रहता है, बस क्वेश्चन का थोड़ा हेर फेर रहता है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। केस स्टडी विधि मुख्यतः किस पर प्रयुक्त होती है। केस स्टडी जो विधि होती है ना, किसी व्यक्ति पर केस स्टडी, जिसमें मतलब आपने किस चीज़ का जानना, किस चीज़ का, जैसे किसी मैटर पे आपने केस फाइल की है, उस चीज़ को एक वकील के पास अगर आप जाएंगे आप तो पूरा मैटर हो जाने का शुरू से लेकर अंत तक, है ना। मतलब केस स्टडी का मतलब केस उससे संबंधित पूरी जानकारी होना चाहिए, है ना। तो ये मुख्यतः प्रयुक्त होती है कहाँ, प्रयोगात्मक अध्ययन में होती है, पिछले बालकों के अध्ययन के लिए होती है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए होती है, या फिर इंडिविजुअल यहाँ पर अध्ययन के लिए होती है, बताइए। केस स्टडी मुख्यतः किसके लिए, क्या प्रयोग विधि में होती है, पिछड़े बालकों के लिए होती है, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए होती है, क्या ऐसा होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता। आपका राइट ऑप्शन जो कहता है आपका वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन। केस स्टडी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में किया जाता है ना, जैसे आपको किसी बच्चे क्या करना है, यहाँ पर आपको आकलन करना है कि बच्चा पढ़ने में है कैसा, तो आप क्या करो, उसी बच्चे क्या कर लो, केस स्टडी
विधि से मुक्त उसका आकलन करो। मतलब केस स्टडी का मतलब है कि आप उस बच्चे का वहाँ पर घर से बाहर से जो भी जानकारी, जितनी भी जानकारी मिली, आप सब चीज़ों को कंक्लूजन रख लो। उसके बाद उसका पूरा केस बचपन से लेकर जब तक वो जिस एज में है उस एज में आप देखते जाओ, उस चीज़ का अध्ययन कर लो, फिर इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार उसका अध्ययन करके उसका रिजल्ट बता दो, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बताइए अवचेतन मत का अध्ययन किया जाता है किसमें किया। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया है, मन को 3 प्रकार बताया है, चेतन, अचेतन, अवचेतन, है ना। चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन, है ना। ये चीज व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया है, इदम, ईगो, सुपर ईगो, 3 चीज वो भी इन्होंने बताया, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है ना, तो निरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है या फिर बहिर्रंग विधि द्वारा किया, अंतरंग विधि या मनोविश्लेषण विधि द्वारा, बताइए सभी लोग। अवचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है वो किस विधि के तहत किया जाता है? फास्ट आंसर कीजिए, या कौन सी विधियों से संबंधित किया जाता है? तो जो आपकी क्या हो जाएगी, निरीक्षण विधियों, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, निरीक्षण विधियों। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सिगमंड फ्रॉइड जी हैं। और जब बात आएगी किसकी, निरीक्षण विधि की, तो निरीक्षण मतलब कि आप उस चीज का निरीक्षण कर करके पूरा अवचेतन मन का अध्ययन आपने कर लिया, है ना। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में क्या है यहाँ पर, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? बताइए। पढ़ाते समय अगर आप किसी का चित्र दिखा रहे हो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा लाभ कौन सा होता है? पहला है इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, या फिर इससे पाठ को समझने में समझाने में सहायता मिल जाती है, या फिर विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या फिर इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने का जो आपसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ होता है वो कौन सा होता है? इस चित्र दिखाने से आपको कौन सा लाभ होता है, बताएं। इससे शिक्षक कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, क्या ऐसा होता है? राहत मिल जाएगी तो टीचर तो ऐसा नहीं कोई बोझ है, बच्चा बोझ तो है नहीं, है ना। तो राहत की बात यहाँ पर नहीं हो रही है ना। इससे विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रुचि रखते हैं, सही बात है, पर और भी इसमें ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट है, और भी इसके रीजंस हैं चित्र दिखाने के, तो ये भी सही है, लेकिन पूरा कंटेंट सही नहीं है। इससे विद्यार्थियों को मनोरंजन होता है, बिल्कुल होता है, मनोरंजन भी होता है। ये सब ऑप्शन जो आपके सी और डी हैं वो आपके ऑप्शन की इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है ना, आपको मनोरंजन में मिल जाता है ना, चित्र देखने को भी मिल जाता है, बच्चे को कंटेंट भी मिल जाता है, और आपको समझाने का तरीका भी मिल गया, है ना। इसलिए राइट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डेली क्लासेस रहती है, थोड़ा शेड्यूल आप लोग जान जाइए यहाँ पर डेली क्लासेस का, है ना। देख लीजिए, पहली क्लास होती है 12 बजे, दिन के 12 बजे रहती है ना, फिर आपकी शाम को 6 बजे क्लास रहती है, और रात्रि के 9 बजे आपकी तीसरी क्लास है। 3 क्लास आपको ओम शिव शक्ति क्लासेस दे रहा है ना। अब कोई न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डेली हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, है ना। जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं यहाँ पर वीडियो दे करके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी जहाँ से हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और कोई प्रॉब्लम होती है बिल्कुल बताया करिए आप लोग, है ना। विदाउट प्रॉब्लम के आप लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल बताया करिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आप मैसेज नहीं कर सकते, बिल्कुल बेशक किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सअप जो ग्रुप है हमारा उसमें सभी लोग जुड़ जाए। अगर आप जो लोग मैसेज यहाँ पर ग्रुप में नहीं जुड़े व्हाट्सअप ग्रुप में, वो नंबर जान लें और नंबर में मैसेज कर दें, है ना। ये नंबर देख लीजिए आपका 91 65 89 94 और ये आपका 52, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, इसमें आप मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में ऐड हो जाए, मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। और अपने सभी साथियों को लिंक शेयर कर दिया करिए क्लास की, है ना। तो आपको मालूम है कि डेली क्लास रहती है, और डेली क्लास अटेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम बताएं, है ना। तो कंटेंट कैसा लगा बिल्कुल अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको सबको देना है। ध्यान रखिएगा आप लोग कहाँ कमेंट बॉक्स करेंगे, आपका कमेंट कहाँ देना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है ना। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, है ना। तो ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे साथियों को प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो सेशन इतना ही रहेगा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था, है ना। कोई गलती होगी, त्रुटि होगी तो मुझे माफ़ करना। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, है ना, कल 12 बजे मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।